नमस्कार दोस्तों। सेंटर ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट के एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्री कैंसर के बारे में। हमने पिछले वीडियो में ये चर्चा करी थी कि कैंसर के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, कैंसर क्यों होता है। बट आज जानते हैं कि प्री कैंसर किसे कहते हैं और क्या अगर ये सही समय पर पहचान लिया जाए तो क्या इसको रोका जा सकता है या इसको रिवर्स किया जा सकता है या नहीं। इस बारे में थोड़ा सा हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, प्री कैंसर में जैसा आपने वर्ड देखा हुआ है, प्री लगा हुआ है, यानी कैंसर से पहले। आमतौर पे ज़्यादातर कैंसर एकदम से शरीर में प्रकट नहीं होते, क्योंकि शरीर के सिस्टम्स, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैंसर आसानी से उत्पन्न नहीं होने देते। हमारी बॉडी में ट्यूमर सप्रेसर जीन्स लगे हुए होते हैं। हर सेल के अंदर, हर कोशिका के अंदर ऐसे जीन्स होते हैं जो कि जब सेल 1 से 2 मल्टीप्लाई होते हैं या 2 से 4 मल्टीप्लाई होते हैं तो उसमें जितने भी खराब सेल होते हैं उनको डिलीट करते रहते हैं। पर यदि किसी कारण कोई ऐसा स्टिमुलेंट आपके बॉडी में आ जाए जिसकी वजह से ये ट्यूमर सप्रेसर जीन निष्प्रभावी हो जाए, तो इसका मतलब जो कंट्रोल सेल पर बना हुआ था वो सेल हमारा खराब हो जाएगा और धीरे धीरे करके कैंसर जैसी बीमारी जन्म लेने देगी। ये भी समझना ज़रूरी है कि ट्यूमर, नियोप्लाज्म और कैंसर ये एक चीज़ नहीं है। ट्यूमर सिर्फ एक ग्रोथ है। ये एक कैंसर हो भी सकता है और नहीं भी। कैंसर का वो शब्द हम कब प्रयोग करते हैं? जब बॉडी में वो फैलने लगता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे वो जाने लगता है, जिसको हम लोग मेटास्टैसिस कहते हैं। यानी जो कैंसर के सेल हैं वो पूरी बॉडी में फैल चुके हैं, उस समय पे उसको जो है कैंसर की संज्ञा दी जाती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यदि बॉडी में कोई ऐसा स्टिमुलेंट मिल जाए जिसकी वजह से जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं उनका काम करना बंद हो जाए, तो कैंसर की, या यूँ कहना चाहिए नियोप्लाज्म या ट्यूमर की संरचना बनने लगती है। आपने हिंदी में अक्सर एक कहावत सुनी होगी, पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। इसी तरीके से जब कैंसर या ट्यूमर की संरचना शरीर में बनने लगती है तो शरीर में ऐसे साइन एंड सिम्टम्स आने लगते हैं जिसमें कि हमें ये मालूम चल जाता है कि अगर इस समय इसको रोका ना गया तो आने वाले समय में कैंसर या जो नियोप्लाज्म है वो पक्का बनेगा और आगे जाके मरीज की जान को खतरा हो सकता है। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है और ऐसे लीजन जो होते हैं उनको प्री कैंसरस लीजन या प्री कैंसरस कंडीशन कहा जाता है। प्री कैंसरस लीजन तो फोकल पॉइंट होते हैं, यानी छोटे छोटी ग्रोथ्स जो होती हैं, जो कैंसर तो नहीं बनी है लेकिन उनमें सेल्स की संरचना में बदलाव आने लगा है, और वो बदलाव अगर समय रहते रोका नहीं गया तो वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। प्री कैंसरस कंडीशन जो होती हैं वो ओवरऑल बॉडी के बारे में जिक्र किया जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर फलाने दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से आपको कैंसर होने का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। तो मुंह के अंदर आप नोट करेंगे, जब भी आप देखेंगे तो जो मसूड़ों का रंग होता है वो हल्का गुलाबी होता है। तो जब भी कभी इस प्रकार की दिक्कतें आनी शुरू होंगी तो लाल या सफ़ेद इस प्रकार के दाग बनने लगते हैं मुंह के अंदर, जिसमें कि आपके मसूड़े शामिल हैं, जिसमें अंदर की जो गाल की अंदरूनी सतह होती है वो शामिल है, जीभ शामिल है, जो कि बार बार हटाने पर भी नहीं हटते हैं। तो जब ऐसी रंग में भेद आने लगे तो आप समझ जाइए कि ये एक ऐसा लीजन बन रहा है जो कि आमतौर पे आसानी से काबू में आने वाला नहीं है और आपको इसको डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए, तभी आप इसके लिए उपयुक्त ट्रीटमेंट ले पाएंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एक शब्द होता है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया का मतलब ये होता है कि जो सेल का आम तौर पे सुचारू जो स्ट्रक्चर है, जिसमें कि एक न्यूक्लियस होता है जिसमें कि हम सबके डीएनए स्टोर्ड होते हैं और एक साइटोप्लाज्म होता है, ये जब गड़बड़ाने लगता है तो न्यूक्लियस जिसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं
उसके अंदर दिक्कतें आने लगती हैं और जो साइटोप्लाज्म होता है, जो कोशिका का बाहरी द्रव्य जो होता है न्यूक्लियस के बाहर का, उसमें और न्यूक्लियस में फ़र्क आने लगता है। ऐसी स्थिति में सेल का जो हॉलमार्क फीचर्स होते हैं, यानी जो सेल को पहचानने वाले जो लक्षण होते हैं, वो खराब हो जाते हैं। यानी मान लीजिए आपने किसी को चेहरे से पहचानने की कोशिश करी और अचानक उसका चेहरा बिगड़ने लगा, तो आप ये बोलेंगे कि इसके अंदर डिस्प्लास्टिक फीचर्स आ रहे हैं, यानी ये डिस्प्लेजिया की तरफ जा रहा है। जितना ज़्यादा सेल डिस्प्लास्टिक होगा, यानी जितना ज़्यादा उसका चेहरा मुश्किल हो जाएगा पहचानने के लिए, उतना ही वो खतरनाक बना जाता है। ये कहा जाता है कि सेल जो है वो तेज़ी से बिगड़ रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो प्री कैंसरस लीजन्स होते हैं आमतौर पे जो मुंह में देखे जाते हैं, उनको इरिथ्रोप्लेकिया कहा जाता है, ल्यूकोप्लेकिया कहा जाता है, स्पेकल्ड ल्यूकोप्लेकिया कहा जाता है, और इस तरीके के बहुत सारे ऐसे लीजन्स होते हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। आमतौर पे ये भी देखा जाता है कि जिन पेशेंट्स के अंदर ऐसे लक्षण या ऐसे लीजन देखे जाते हैं, उनमें तंबाकू का कहीं ना कहीं प्रयोग अवश्य देखा जाता है, चाहे वो खाने वाला तंबाकू हो या आप उसको स्मोक करते हो, पर तंबाकू का रोल कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। जब शुरू में भी कैंसर के कार्सिनोजेंस जब उनको ढूंढा गया था पहली बार कि किस वजह से कैंसर होते हैं, तो उस वक्त भी चिमनी के अंदर जो धुआं बनता था उसी के अंदर पहले कार्सिनोजन की पहचान हुई। कार्सिनोजन अगर आपको याद हो तो वो सारे केमिकल्स होते हैं जो कि सेल के अंदर ऐसा दुष्प्रभाव क्रिएट करते हैं कि न्यूक्लियस अपनी सुध-बुध खो देते हैं और बदलाव के साथ क्रोमोसोम्स के अंदर चेंजेस आने लगते हैं और उनके ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में फ़र्क आता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सिंपल करके बताऊँ, पर फिर भी अगर कहीं समझने में दिक्कत हो रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि और उसको आसानी से बताने की कोशिश करूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जिसमें तंबाकू प्रमुख कारणों में से है, अनुवांशिक भी हो सकते हैं। जैसा कि आपको अगर याद होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब एटम बम गिराए गए थे, तो काफ़ी जनरेशन्स तक जो है उसके असर देखे गए। यानी जो विकिरण रेडिएशन एटम बम के टाइम पे जो बना, उसने ना केवल उस वक्त के लोगों को प्रभावित किया, बल्कि आने वाली जनरेशन्स के अंदर भी वो चेंजेस परमानेंटली रूप से डाल दिए, ताकि नेक्स्ट जनरेशन्स के अंदर भी वो सारे चेंजेस आए और कई जनरेशन्स तक जो है वो कैरी फॉरवर्ड अभी भी हो रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के चेम्बर में जाते हैं या एक्सरे रेडिएशन में जाते हैं, तो वहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगा होता है जिसमें ये लिखा हुआ है गर्भवती महिलाएं विकिरण से दूर रहें, यानी, या दूसरा एक साइन लगा होता है, यदि आप गर्भवती हैं तो कृपया अपने डॉक्टर को तुरंत सूचित करें। क्योंकि जब आप हमें ये बता देंगे तो फिर हम एक्सरे लेने से पहले 4 बार सोचेंगे कि आपको विकिरण देना है या नहीं देना है। क्योंकि इस तरीके के जो सब्सटेंसेस होते हैं, एक बार जब एक्सपोज हो जाए ना, तो ज़रूरी नहीं है कि तभी के तभी कैंसर हो। कई बार काफ़ी समय बाद भी उसके रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन जीन का कब होगा ये कोई नहीं जानता। हो सकता है कल से आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएं, हो सकता है कि काफ़ी समय तक बने रहें और आने वाले समय में 5 साल पीछे, 7 साल पीछे, 10 साल पीछे भी कैंसर के लीजन्स आपके मुंह के अंदर या शरीर के अंदर कहीं ना कहीं दिखाई दें। ये भी आपको बताना चाहूँगा कि आवश्यकता ये नहीं है कि मुंह को आप बाकी शरीर से अलग करके देखें। जैसा मैंने बताया, प्री कैंसरस कंडीशंस जो होती हैं, जैसे कि बोवेन्स डिजीज़ होती है इत्यादि इत्यादि, प्लमर विंसेंट सिंड्रोम होता है, इसमें मुंह और बाकी शरीर साथ में इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि आपको ना केवल मुंह के अंदर चेंजेस दिखाई देंगे, बट ओवरऑल बॉडी के अंदर भी चेंजेस दिखाई देंगे। तो ऐसी स्थितियां जब आ जाती हैं तो डॉक्टर अगर टाइम से उस चीज़ को देख लेंगे तो काफ़ी हद तक रोकथाम की जा सकती है। क्योंकि कैंसर के लिए ये बड़ा फेमस है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। यानी आप जितना जल्दी कैंसर को पकड़ लेंगे उतना कम डैमेज आपको होगा और उतना ही जल्दी आप उससे बाहर आ जाएंगे। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि सर, ये बात तो आपकी ठीक है, समझ आ गया कि प्री कैंसरस कंडीशन क्या होती है और ये अगर टाइमली आइडेंटिफाई हो जाए तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं, ये थोड़ा सा आप हमें समझाइए। तो मैं
थोड़ा सा यहाँ फिलोसफिकल आपके साथ डिस्कशन करूँगा। आप सोचेंगे कि थोड़ा सा मैं अलग ट्रैक से जा रहा हूँ। देखिए, आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है और जो आज से 50 साल पहले की हमारी लाइफस्टाइल थी, बहुत फ़र्क हो चुका है। मैंने अपने किसी वीडियो में बताया था कि हम लोग अपनी नींद को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। काम के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि अपनी नींद के बारे में सोचते ही नहीं है। हम सोचते हैं अच्छा कोई बात नहीं, 2 घंटे कम कर लेंगे, या या जल्दी उठ जाएंगे, या देर से सोएंगे। इन शॉर्ट, नींद के ऊपर हमारा कोई ध्यान नहीं होता, जबकि जो हमारी स्लीप है वो हमारा रिपेयर मैकेनिज्म है। हर चीज़ को, जो आप सोचिए कि अगर आप 16 घंटे अपनी मशीन को चला रहे हैं तो उसको 8 घंटे का तो आराम करना चाहिए ना। और वो 8 घंटे का आराम इसलिए होता है क्योंकि वो अगले दिन फिर 16 घंटे चल सके। अगर आप अपनी स्लीप के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो धीरे 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 करके वो मशीन जो आपकी है, जो हमारा शरीर है, उसके अंदर स्ट्रेस इकट्ठा होने लगेगा। और एक पॉइंट पर जाके जब बॉडी उसको बिल्ड नहीं कर पाएगी तो फिर वो आपको नुकसान करेगा। तो स्लीपिंग पैटर्न जो है ना, ये बहुत ही क्रूशियल है। तो पहली बात तो आप ये ध्यान के रखिए, यदि ईश्वर ना करे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आपको प्री कैंसरस कंडीशन या लीजन आइडेंटिफाई हुआ है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अपने सबसे करीबी डेंटिस्ट जो कि अच्छे हों, योग्य हों, उनको जाके दिखाएं, या एक अच्छे ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। और अगर आपको लगता है कि आप प्राइवेट डॉक्टर्स को नहीं दिखा सकते, बिकॉज वहाँ जाएंगे तो कंसल्टेशन भी लगेगा, टेस्ट के पैसे भी लगेंगे, तो किसी भी नियरेस्ट डेंटल कॉलेज में चले जाएं। डेंटल कॉलेज के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है ओरल मेडिसिन का, वहाँ जाके आप अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं। वो वहाँ पे पूरी हिस्ट्री लेते हैं, और हिस्ट्री लेने के बाद सारी चीज़ नोट डाउन करके जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी वो वहाँ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एकेडमिक इंटरेस्ट होता है, हर चीज़ प्रॉपरली देखी जाती है। और उसके बाद जो ज़रूरी इलाज होंगे वो आपको किए जा सकते हैं। ओरल पैथोलॉजी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी बायोप्सी आपको लीजन है उसकी जो जांच होती है वो ओरल पैथोलॉजिस्ट करते हैं। और ओरल पैथोलॉजिस्ट, ओरल मेडिसिन के डॉक्टर और ओरल सर्जन, ये तीनों लोग मिलके जो है एक टीम बनाते हैं, जिसमें कि ये मालूम किया जाता है कि सेल कौन से हैं, किस प्रकार के डिजीज़ आ रही है, और उसके ऊपर किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। इसके साथ अगर बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लास्टिक सर्जन इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज जो भी टिश्यू का डैमेज होता है वो वापस बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जन्स की हेल्प लेनी पड़ती है। मैं वापस मुद्दे पर आता हूँ। तो जो म्यूटाजेनेसिस की मैं आपसे बात कर रहा था कि एक्सरे हो या कोई भी केमिकल हो या टोबैको का यूज़ हो या सुपारी हो, सुपारी के अंदर भी केमिकल्स होते हैं जो कि धीरे धीरे करके जो गाल के अंदर की सतह होती है उसको हार्ड कर देते हैं। तो वो भी एक कारण होता है कोलाजन फाइबर बनने का। तो ये सारे जो केमिकल्स होते हैं ये म्यूटाजेंस कहलाते हैं। माने जो क्रोमोसोम्स जो मैंने आपको बताया, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन मैंने आपको बताया, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारी सबकी बॉडी कोशिकाओं से मिलके बनी है। जैसे कोई भी दीवार ईंटों से मिलके बनती है, ऐसे ही हम लोगों का जो शरीर है ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है, और हर कोशिका दूसरी कोशिका की से भिन्न होती है। माने जो टिश्यूज़ होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो जब कोशिकाओं के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर हम सबका अनुवांशिक तत्व होता है, जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं, और उन क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है। जो आपने जुरासिक पार्क अगर देखी हुई हो, बहुत पहले पिक्चर आई थी जिसमें कि डीएनए से उन्होंने डायनासोर बनाए थे, उसमें हमारा पूरा जीनोम पड़ा हुआ होता है। हम कैसे बने हुए हैं, कौन से हमारे लक्षण आएंगे, कौन से लक्षण नहीं आएंगे, हमारी आंखें कौन से रंग की होंगी, हमारा ब्लड कौन से रंग का हो, कौन से ग्रुप का होगा, ये सब चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन उसमें सेव्ड होती है। तो ये जो जब इन जीन्स के ऊपर इन केमिकल्स का अटैक होता है तो इनमें चेंजेस आ जाते हैं, जिसको म्यूटेशन कहते हैं। तो इनको म्यूटाजेंस कहते हैं, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो चेंजेस आ जाते हैं उसको म्यूटेशन कहते हैं। और इस म्यूटेशन को करने के बाद जो बागी सेल बनता है, जो खराब सेल जो बनता है, उसको अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन ने कंट्रोल नहीं करा, या हमारी बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता है अगर उसने कंट्रोल नहीं करा, तो वो पहले ऊपरी सतह पर चीज़ें खराब करना शुरू करेगा। और एक बार अगर उसको वहाँ भी नहीं रोका गया तो फिर वो अपनी जड़ें पसार के पूरा फैलने का प्रयास करेगा, और वहाँ पर उसको कैंसर की श्रेणी दी जाएगी, कैंसर की संज्ञा उसको दी जाएगी। दूसरा, मैंने आपको ये सारी बातें अभी इसलिए समझाई क्योंकि हम लोगों का डाइट पैटर्न जो है वो भी उसी हिसाब से ख़राब हो गया।
तो पहली बात तो हमने इंजन को आराम ही नहीं करने दिया। काम तो लिए जा रहे हैं लेकिन आराम तो करने नहीं दे रहे, तो एक तो इंजन पहले ही स्ट्रेस में आ गया। उसके बाद जब आप गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं तो आप क्या कहते हैं, भाई तेल अच्छी कंपनी का डालना, जो मोबिल ऑयल डाल रहे हो या जो इंजन ऑयल डाल रहे हो वो बढ़िया से बढ़िया कंपनी का डालना, क्योंकि इंजन को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इंजन को नुकसान कैसे पहुंचता है? कार्बन से। जब कोई भी पिस्टन चलता है तो उसके अंदर कार्बन अक्यूमुलेशन होता है, और जैसे जैसे वो कार्बन इकट्ठा होता चला जाएगा मशीन हमारी खराब होती चली जाएगी। तो हमारी बॉडी में कार्बन क्या है? हमारी बॉडी में कार्बन है फ्री रेडिकल्स। जो भी हम खाते पीते रहते हैं उसमें से फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं, और उन फ्री रेडिकल्स को अगर शरीर से टाइमली न हटाया गया तो वो इन सब चीज़ों में, इस तरीके के डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। अब उसको हटाएंगे कैसे? उसको हटाने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होते हैं। हम लोग सब खाते हैं ना, रिवाइटल खा लिया जी, ये फलाना मेडिकल का ऐड आता है तो जो वो मल्टीविटामिन खा लिया, तो वो सब हम खाते रहते हैं, परंतु उससे जो उसका जो एंटीऑक्सीडेंट नेचर है उसको नहीं समझते। तो जो नेचर ने हमको एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें दे रखी हैं, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, मैं देखता हूँ आजकल तो लोग, बच्चे क्या बड़े भी, अब दूध पीने से या सब्जियां खाने से या फ्रूट्स खाने से बहुत कतराते हैं। सब लोग वेस्टर्नाइज्ड डाइट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और बड़ा खुशी खुशी बताते हैं, हम कॉन्टिनेंटल खाते हैं, मेडिटेरियन खाते हैं, देसी खाने को तो हम कोई तवज्जो ही नहीं देते। जबकि अगर आप एंशियंट हमारे टेक्स्ट पढ़ेंगे जो हेल्थ के ऊपर लिखे गए हैं, उसमें ये कहा गया है कि लोकली प्रोड्यूस जो है, जो आपके आसपास जो चीज़ें उगती हैं और जिस समय पे वो उगती हैं वही आपको खाना चाहिए। अब हम डीप फ्रीज़र में रखी हुई सब्जियां खाते हैं, डीप फ्रीज़र से ही सारा काम चल रहा है हमारा, तो ये सब चीज़ें उचित नहीं है, आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस डालती हैं। एक और मैं अक्सर बोलता हूँ कि जो प्रिजर्वेटिव्स वाला आजकल हम लोग खाना बहुत खाते हैं, तो लोग मुझे आके बोलते हैं, साहब प्रिजर्वेटिव के लिए आप क्यों इतना बोलते हैं, ये तो एडिबल है, ये तो परमिटेड है। फाइन, मैं उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहा, पर किस क्वांटिटी में आप खा रहे हैं। आप अपने दिन के अगर 30% खाना भी आप अगर प्रिजर्वेटिव वाला खा रहे हैं तो वो 1% करके कितना आप उसके साथ ले रहे हैं। और जब आपको ये बात मालूम है कि कोशिका या बॉडी स्ट्रक्चर जो है ये सेब को भी पचाएगा और वो एब्जॉर्ब करेगा, खाने को भी पचाएगा और वो एब्जॉर्ब करेगा, तो फिर केमिकल एब्जॉर्ब क्यों नहीं करेगा? केमिकल भी एब्जॉर्ब करेगा ना। तो फिर बॉडी को तो आपने एक नया स्ट्रेस पॉइंट दे दिया कि अब इसको भी डील करो। तो मेरी अपनी समझ से तो ये प्रिजर्वेटिव वाले खानों से दूर रहना चाहिए, और अगर खाना भी है तो बहुत मिनिमम, अगर मजबूरी पड़ गई तो खाइए, अदरवाइज तो ताज़ा बनाइए, ताज़ा खाइए, उससे अच्छा कोई चीज़ नहीं है। रेफ्रिजरेटर में खाना तो न के बराबर रखना चाहिए, और हो सके तो लेट नाइट तो खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। 7 बजे 8 बजे तक मैक्सिमम, उसके बाद आपको नहीं खाना चाहिए। वो इट्स अ रॉन्ग हैबिट, यू शुड नॉट हैव इट। थर्ड इज योर हाइड्रेशन एंड एक्सरसाइज। अगर आप आधा घंटा भी अपने लिए वॉक के लिए ही केवल निकाल लें, अगर आपको बहुत बिजी आप दिनचर्या में है तो आधा घंटा वॉक के लिए किसी तरीके से निकाल लीजिए, या 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम निकाल लीजिए। शाम का मतलब रात तक 11 नहीं होता है, 8-9 बजे तक निकाल लीजिए, तो आप एक्टिव रहेंगे। और हाफ एन आवर की एक्सरसाइज आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि उससे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी में मूड एलिवेशन होता है और स्टिमुलेटरी हार्मोन्स निकलते हैं, जो कि एनाबॉलिक एक्टिविटी को, जो कि बढ़त की एक्टिविटी है, उसको सहारा देते हैं, तो गुड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और भी बताऊंगा आपको कि जब आप कभी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और इस तरीके का कोई लीजन या इस तरीके की कोई कंडीशन आपके सामने आती है, तो एक थोड़ा सा सैड पॉइंट है, वो मेरी फ्रेटर्निटी से ही लिंक्ड है, कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स होता है। बहुत ज़्यादा हम लोग स्टेरॉइड्स का यूज़ कभी कभी कर देते हैं पेशेंट्स के ऊपर, जिसमें कि लोकली दवाएं भी ज़रूरी होती हैं और सिस्टमिक स्टेरॉइड्स भी शुरू हो जाते हैं। मेरा अपना पर्सनल सजेशन स्टेरॉइड्स की तरफ नहीं रहता है, मैं बहुत कम स्टेरॉइड्स प्रेफर करता हूं, और जहां बिल्कुल ज़रूरत होती है, जहां उसके बिना काम नहीं है, सिर्फ वहीं पर स्टेरॉइड्स के बारे में सोचता हूं। बट अगर आप अपनी बॉडी को रेगुलर लेवल पे मेंटेन करते हैं, हाइड्रेशन प्रॉपर रखते हैं, स्लीप प्रॉपर लेते हैं, हरी सब्जियां पूरी खाते हैं, तो इन सब लीजन्स को वापस
कन्वर्ट किया जा सकता है। एक वेबसाइट आती है इंटरनेट पे जिसको आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी पबमेड करके। ये डॉक्टर्स के लिए वेबसाइट होती है, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं। अगर आप इसमें सर्च भी करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सर्च करेंगे कि हल्दी का यूज़ करके कैंसर कैसे पलटा गया, यूज़ ऑफ टर्मरिक इन द रिवर्सल ऑफ कार्सिनोमा इन सिटू या कार्सिनोमा, तो आपको उसके ऊपर 4-5 आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिनको यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरी डिटेल मिलती है कि कितना डोज दिया गया, कैसे गया, कहाँ गया। तो एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। मैं आपको उसको फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं एक सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके की चीज़ें भी लोग प्रयोग कर रहे हैं। बायोप्सी का कोई तोड़ नहीं है। बायोप्सी कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, ये आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। जो ओरल पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन से एरिया से बायोप्सी लेना उचित रहेगा, और वहाँ से ही उनको एक आइडिया मिलता है कि आपको कौन सी डिजीज़ या कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, और उसके लिए फिर उस प्रकार की दवाइयाँ वो डेवलप करते हैं। बहुत सारे लोग फैंसी आइटम लेके आते हैं। कोई लाइट दिखाएगा आपको, कोई केमिकल बोलेगा, बोले जी मुंह में केमिकल पेंट कर देते हैं तो पता लग जाता है सेल कैंसरस है या नहीं। हाँ ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये फैंसी ज़्यादा है क्योंकि 100% कोई भी चीज़ एक्यूरेट नहीं होती है। बायोप्सी ही गोल्ड स्टैंडर्ड है। हाँ, उसका एडजंक्ट बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पैप स्मीयर हो सकता है, उसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट स्टेनिंग हो सकती है। बहुत अलग अलग परीक्षण किए जा सकते हैं जो कि बायोप्सी के अलावा रहते हैं, जिनसे कि आपकी बीमारी की सही प्रमाणिकता पता लग जाएगी और उसी के अनुरूप आपका इलाज किया जा सकता है। तो देने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत कुछ डिस्कस करना है, बट मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन बहुत सिंपल तरीके से दूँ, ताकि आपको एक तो समझ में आए कि कैंसर होता कैसे है, इससे कितना डरना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं कि कैंसर की चुंगल से बाहर निकल आएँ। बहुत सारा आजकल मार्केट में सब तरीके के लोग होते हैं, तो कई बार पेशेंट्स बेचारे परेशान भी हो जाते हैं। कुछ डॉक्टर्स भी अलग मानसिकता के होते हैं। तो मेरा प्रयास सिर्फ ये है कि लोगों तक सही जानकारी पहुँचे। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता इस क्षेत्र में, क्योंकि ये इतना बड़ा क्षेत्र है कि मैं खुद भी सीख रहा हूँ अभी भी। पर जितना भी मुझे समझ में आ रहा है और जो मैं आपको बहुत सरल शब्दों में समझा सकूँ, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम कुछ बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनकी मदद से आप अपना कैंसर के प्रोग्रेशन को डिले कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जब ये डिजीज़ शुरू हो जाती है तो बहुत सारे एफर्ट लेने पड़ते हैं। बट मोटा मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी धीरे धीरे करके बताना शुरू करूँगा। यदि आप दिनचर्या में अपनी उसको इंक्लूड कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही डिस्कशन रखते हैं। अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे कुछ नई तथ्यों के बारे में। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए। हम मिलेंगे जल्द एक नए वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों की मदद करते रहिए। नमस्कार।